नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों कि रिट मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वृहद है। इसमें से हम क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, यानी कि पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन ऐसी कोई बाई मिस्टेक चीज़ जो आपसे नहीं हुई है आज से पहले कभी, यानी आपने पढ़ा नहीं है उसको, या फिर आप सोच रहे हैं कि इसका कठिनाई स्तर ज़्यादा है, तो क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा लगभग नहीं हो पाता है कि पूरा सिलेबस अपन एकदम याद कर लें, क्योंकि उसमें जो कठिनाई स्तर के कुछ बिंदु हैं उन्हें हमें स्किप करना होता है, क्योंकि समय की मांग यही होती है। और आज से आपके पास लगभग 5 महीने हैं, तो 5 महीनों के बीच में जो आपको करना चाहिए वो मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। मेरी कहानी भी मैं डाल चुका हूँ, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या पढ़े और क्या छोड़ें, तो साथियों शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे हैं आजकल, तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी समझ। देखिए सिलेबस बड़ा है, आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ। क्या पढ़ें, तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है, 100% आपका देना ही है। लेकिन क्या छोड़ें, छोड़ने का मतलब ये है कि सिलेबस को उस पार्ट को हम क्या स्किप कर सकते हैं जहां से हमें, एक तो वो सर हमारा कमजोर पक्ष है। कमजोर पक्ष उसे कहेंगे जिसे हमने शुरुआत से सही तरीके से नहीं पढ़ा, या फिर कमजोर पक्ष वे हैं जो हमने आज तक अध्ययन के रूप में शामिल नहीं किया। आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने अध्ययन के रूप में शामिल नहीं किया है। तो क्या हम उस कमजोर पक्ष को छोड़ सकते हैं? आगे देखेंगे। कठिनाई स्तर जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट का ज्यादा है, क्या हम उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर जिसका हमने अभी तक रिवीजन नहीं किया है? बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने सिलेबस तो पढ़ लिया, लेकिन 95% पढ़ लिया। 5% ऐसे हैं जिनका अभी तक उन्होंने दोहरान नहीं किया, पढ़ जरूर लिया है। तो इसमें से ऐसी कैटेगरी लगभग मेरे हिसाब से बनती है। तो क्या क्या छोड़ना चाहिए? तो देखिए, एक तो आप छोड़ने के लायक समझते हैं तो कमजोर पक्ष आपका कोई है जिसमें आपको लगता है कि सिलेबस में सिर्फ वो 5 प्रश्न हैं और मुझे मेहनत अगर तिगुनी करनी पड़ रही है इन 5 प्रश्नों के लिए, तो मेरा मानना है जहां तक आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। अगर आपके ऊपर ये लागू होता है कि नहीं सर हमने कर लिया है, तो आपको शुभकामनाएं हैं। कठिनाई स्तर जिसका ज्यादा हो, जैसे कि देखिए मैं आपसे सीधे बात करता हूं लेवल फर्स्ट वालों के लिए। जब विद्यालय विषय में हम जाएंगे तो हिंदी एक बार की सभी कर पाते हैं, उसमें कठिनाई नहीं, क्योंकि 4-5 टॉपिक इजी इजी हैं। जब बारी आती है इंग्लिश की, और इंग्लिश में जब हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की, या फिर फ्रेजल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, उसके बाद बात करते हैं वन एक टॉपिक, और तीसरा टॉपिक हो जाएगा वन वर्ड। ये ऐसे इंग्लिश के टॉपिक हैं कि अगर आप किसी इंग्लिश सब्जेक्ट वाले विद्वान से भी पूछेंगे तो वे भी कहेंगे कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। कहने का मतलब इन टॉपिक को, 3 टॉपिक को तैयार करने के लिए हमें समय ज्यादा गंवाना पड़ेगा, और जब समय ज्यादा गंवाना पड़ेगा तो ऐसा हम काम करेंगे नहीं। तो सिलेबस में देखिए इंग्लिश में ऐसा पार्ट है। फिर साइंस में चले जाइए, साइंस में आप जब जाएंगे तो वहां आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा देखने को मिलेगी। थर्ड ग्रेड के सिलेबस में फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा है, जबकि बायोलॉजी का पार्ट सिर्फ कौन सा है जो इजी होता है, जो हम डेली पढ़ते आए हैं। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हम लगभग सभी की कहीं ना कहीं कमजोर हैं, उसको हमने पढ़ा नहीं है। बायोलॉजी की में पढ़ा है तो वहां ओनली श्वसन तंत्र और जनन तंत्र वाला पार्ट दे रखा है। तो आप देखिए बायोलॉजी कम है, ये ज्यादा है। तो क्या सर हम फिजिक्स मैथ्स के कुछ प्रश्न करने के बावजूद इसे स्किप कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न आपके मन में बन रहे होंगे। तो देखिए एक बार तो ये मोटी मोटी जानकारी आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद भी अपन बात करेंगे जब आपको अंत में सारा मालूम हो जाएगा क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो अब अपन शुरू करते हैं। तो जिसका आप कमजोर पक्ष है, आपका दोहरान नहीं किया है, उन सभी चीजों को एक बार आप किनारे रखिए, और अब देखिए मेरी थोड़ी कुछ एक अलग अप्रोच कि आपको क्या करना चाहिए। राजस्थान जी के, अब सिलेबस को हम जल्दी कैसे समेटेंगे वो भी बात आएगी। यहां पर हम सिलेबस को क्या छोड़ेंगे क्या पढ़ेंगे, या फिर उस सिलेबस के पार्ट को कैसे हमको तैयार करना है। बुक लिस्ट मैंने बताई है, रणनीति मैंने बताई है, लेकिन आज मैं ऐसी अप्रोच आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप ये बिल्कुल आपके जीवन में महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें भूगोल आएगी, बिल्कुल भूगोल के बाद इतिहास एंड संस्कृति, थोड़ी राइटिंग जल्दी जल्दी देख लीजिए साथियों। उसके बाद राज व्यवस्था,
और उसके बाद आएगी आपकी भाषा साहित्य। ये मैं अलग लिख रहा हूं, इसका भी आपको कंटेंट बताऊंगा अभी। देखिए भूगोल में आप क्या करें, सिलेबस को समेटने के तरीके बता रहा हूं आपको। भूगोल को आपको समेटने के लिए आप क्या करें, पहले फैक्चुअल जो है ना, फैक्चुअल टॉपिक उनको याद कर लें। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे साथी क्या, फिर ये एक लॉबी बनती गई है कि भाई हम सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। लेकिन जब आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, मैं नए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने एक बार सिलेबस को पूरा, एक बार भूगोल को पढ़ लिया है, और जो नए होंगे वो भी पढ़ लेंगे। तो उसके बाद अप्रोच ये रहेगी, अप्रोच आपको क्या करना, एक बार भूगोल पढ़ लिया है, जैसे तैसे आपको भूगोल के बारे में बेसिक समझ हो गई है, उसके बाद आपको क्या करना, फैक्चुअल टॉपिक, जैसे जनसंख्या, मैं लिखता नहीं हूं, आपसे बोल देता हूं, जैसे जनसंख्या का टॉपिक है, ठीक है। फिर और आ जाएगा ऊर्जा संसाधन वाला, और कृषि वाला आ जाएगा, और कौन सा आएगा, जो फैक्चुअल टॉपिक है खनिज आ जाएगा, पर्यावरण संबंधी जो वन्य जीव वाला टॉपिक है वो आ जाएगा। तो जे रीट में फैक्चुअल टॉपिक है भूगोल में, उनको आप पहले करेंगे याद, पहले याद करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे। ओके, समझ में आ चुका है। हम क्या करते हैं, पहले जो भूगोल के 5 टॉपिक हैं, भौतिक प्रदेश और फिर उसके बाद नदियां, इनको इतना अच्छा तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब प्रश्नों का लेवल यहां से उठता है, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, यहां से जब प्रश्न लेवल आते हैं तो हम कहीं ना कहीं वहां पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि सिलेबस अपन पूरा नहीं करते, सिलेबस अपन पूरा जरूर करते हैं, लेकिन जब तक इन लास्ट टॉपिक तक हम पहुंचते हैं तो हमारी इफिशियंसी थोड़ी कम हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, आप अपने ऊपर ट्राई करके देखना। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार जिसने पढ़ लिया है वो पहले फैक्चुअल टॉपिक याद कर ले, जनसंख्या, खनिज, जो भी जितने फैक्चुअल टॉपिक भूगोल में है, और उसके बाद आप भौतिक प्रदेश पढ़िए। ऐसा नहीं है कि भौतिक प्रदेश को बाद में पढ़ा जाए, पढ़ना तो पहले है ताकि आपको समझ पूरी विकसित हो। लेकिन जब एक बार पढ़ लिया है तो फिर आपको बार बार उसको क्रम से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतिहास में क्या करेंगे, इतिहास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, है ना। एंशिएंट वाले पार्ट को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि साहब यहाँ तो बहुत सारा मैटर है, कालीबंगा सभ्यता में इतनी बातें हैं तो हम आगे क्या याद कर पाएंगे, डिमोटिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। मिडाइवल में जब राजा महाराजाओं का काल पढ़ते हैं तो कुछ राजा उन्हें अच्छे लगते हैं, कुछ राजा नहीं लगते हैं, और मॉडर्न तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुछ हो रहा ही नहीं है। तो साथियों ध्यान रखना, मॉडर्न से प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले आपको इस फैक्चुअल वाले जो डाटा है इनको कवर करना है। आपको सबसे पहले इसे कवर करना है, फिर मिडाइवल और फिर एंशिएंट। देखिए आप ऐसा कुछ क्रम का कोई जरूरी नहीं है, हाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन जिसने एक बार रीडिंग मारी हुई है उसको कोई समस्या नहीं होगी। इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी समेटा जाएगा। राज व्यवस्था को देखिए आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें कुछ करना नहीं है, इसके PYQ निकाल दीजिए और थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लीजिए, बाकी इसकी डिटेल में मत उतरना, समय गवाएंगे आप। भाषा साहित्य वाला टॉपिक इन्होंने RBSC की जो ओल्ड बुक चलती थी, नॉट NCERT, RBSC की जो ओल्ड बुक्स चलती थी 11th व 12th, वहां से इन्होंने उठाया है। मैंने एक PDF भी तैयार किया है, हो सकेगा तो आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर टेलीग्राम के माध्यम से हो। हम धीरे धीरे आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, और आप वीडियो में बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और फिर बात देखिए, जीके का आप सारा मैटर समझ चुके हैं, पहले हम फैक्चुअल लेंगे, उसके बाद सारी डेटा लेंगे। फैक्चुअल को क्या करेंगे भाई साहब, टॉपिक निकाल देंगे, वो पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए आजकल प्रश्न फैक्चुअल वालों से बन रहे हैं और उन टॉपिक से ही बन रहे हैं। आप ये थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा करना। अब बात करेंगे हम RTE के ऊपर। RTE को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको रिवाइज करना है। रोज सुबह आधा घंटा जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो बस इसको रिवाइज कर लीजिए, आपका समेट आ जाएगा। RTE में 2009 है प्लस 2011 है, और RTE प्रवेश कैसे होते हैं वो भी थोड़ी जानकारी आपको लेनी चाहिए। ओके, RTE के बारे में समझ में आ गया। अब बारी आती है शैक्षिक परिदृश्य, जो आज हाईलाइटेड टॉपिक है आप सभी का। आप कहते हैं सर इसमें क्या करना है, तो एक तो ध्यान रखें, अभी जो स्कूल है उसमें जो स्कूल में जो योजनाएं संचालित हैं वे पहले पढ़ें। ये मैं क्यों कह रहा हूं, सिलेबस को जल्दी समेटने का तरीका देख लेना आप। स्कूल में जो योजनाएं संचालित हैं, बाल गोपाल हो जाए, उसके बाद MDM हो जाए, और बहुत सारी है, फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री जो कपड़े मिलते हैं वो है, और भी बहुत सारी गार्गी पुरस्कार, जो भी जितनी स्कूल में अभी वर्तमान में संचालित हो रही है, आप उनको सबसे पहले याद करें, उसके बाद आपकी इच्छा हो जो याद करें। क्या अभी करंट के जो सप्ताह चल रहे हैं, कुछ न कुछ योजनाएं ला रही हैं, पौधारोपण हरियालो राजस्थान ला रही है, बहुत सारी सरकार इनोवेशन कर रही है, तो आप देखिए इन चीजों को पहले याद कर लें। उसके बाद क्या करेंगे, शैक्षिक परिदृश्य में एक आप संस्थागत जो ढांचे हैं, क्योंकि इनके बिना क्या शिक्षा विभाग चल पाएगा,
उन संस्थाओं को और उनका क्रम, जैसे डीओ साहब, सीबीओ साहब, है ना, बहुत सारे ऊपर डीडी, है ना, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर उनके ऊपर डायरेक्टर होते हैं, शासन सचिव, जो भी संस्थागत ढांचा है वो आप पूरा याद कर लें। इन संस्थागत ढांचे की जो संस्थाएं हैं उनके क्या कार्य हैं, वो कहाँ कहाँ रोल प्ले करती है, बिल्कुल बेसिक आप याद कर लें। फिर शैक्षिक प्रदेश में आपका क्या बचता है, एक तो बचती है एसएमसी, एसडीएमसी, ओके, ये आप पढ़ लीजिए। फिर आपके कहाँ दिक्कत आने वाली मुझे बताइए, इसको सिलेबस को समेटना है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्न करेंगे, सर योजनाएं बहुत है शिक्षा विभाग की, हम बोर हो जाते हैं, हम इसको याद नहीं रख पाते, तो आप स्कूल में जो चल रही पहले उनको तो तैयार कर लीजिए। एमडीएम एक बहुत बड़ी योजना है, उसको कैसे तैयार किया जाए, बाल गोपाल एक बहुत बड़ी योजना है, आप इनको याद कीजिए, कितना ग्राम दूध है, कितना ग्राम मिलेट्स स्कूल में मिल रहा है ना, इन सारी चीजों को आप देखिए। करंट अफेयर्स के लिए बात करेंगे तो देखिए यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं, मूमल की मासिक पत्रिका आप लाइए, ओके, प्लस अखबार डेली पढ़िए, एक ही बात को बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है, और करंट अफेयर को याद करना है, क्योंकि 10 प्लस प्रश्न इसको देखने को मिलेंगे, 10 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप भले इस पर विश्वास करें या न करें। उसके बाद आती है बात विषयों की, विषय में अब मैं लिखूंगा तो ऊपर से थोड़ा डाटा मुझे मिटाना पड़ेगा, आप सभी इनको देख चुके हैं। अब बात आती है कि विषय, सबसे जो मेन बिंदु है विषय, सेकंड लेवल की बात हो या थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट लेवल की, आप देखिए सबसे पहला आएगा हिंदी, ओके, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस और एसएस। लेवल फर्स्ट का लिख रहे हैं अपन एक बार। हिंदी में आपको कुछ नहीं करना, सरल टॉपिक है, कैसे भी शुरू कीजिए, बस याद कर लीजिए, ठीक है, इसको समेटने का ये तरीका है, याद करो, ओके, किताब आपको बता दिए। इंग्लिश में आपको क्या करना है, अगर जिसकी अच्छी नहीं है, इडियम्स, प्रोवर्ब्स और जो वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, आपको ज्यादा इसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। फिर आप चाहते हैं कि सर नहीं मुझे पढ़ना है, पहले आप आर्टिकल पढ़िए, फिर टेंस पढ़िए, फिर आप नरेशन पढ़िए, और फिर क्या पढ़िए, एक्टिव पैसिव, या फिर इसको आप पहले ले सकते हैं और इसको बाद में ले सकते हैं, जो भी आपकी एक्सपीरियंस कहता है आपका, या फिर इंग्लिश के प्रति आपके रुझान कहते हैं, उस हिसाब से आप इनको ले सकते हैं। या फिर जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो कम से कम आर्टिकल और टेंस का थोड़ा बहुत नियम तो देख के जरूर जाए, आपका काम हो जाएगा। सिलेबस को जल्दी समेट लेंगे तो आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। अब जब इसका 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आप सिलेबस को आराम से जल्दी याद कर पाओगे। मैथ्स के लिए क्या करें, जिसकी मैथ्स वीक है, वो चाहते हैं कि मैथ्स को अच्छा करना है, तो आप क्या करें, तीसरी, चौथी और 5वीं की बुक पढ़ें, और भी नहीं है तो प्रैक्टिस सेट निकालें, और भी आपको लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स में और कुछ करना है, तो आप इसकी थ्योरी भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब का सारा ले सकते हैं। देखिए बहुत से तरीके हैं, पढ़ना सिर्फ आपको है, और इसको जल्दी करना है, तो आप वीक वालों के लिए समस्या जल्दी नहीं हो पाएगा, बाकी जिसने पढ़ रखी है उसके लिए तो कुछ नहीं करना, उसको प्रतिशत, लाभ, हानि और सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि बाकी के सारे बहुत बेसिक टॉपिक है। साइंस के लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स ज्यादा दे रखी है, केमिस्ट्री ज्यादा दे रखी है, और बायोलॉजी बहुत कम दे रखी है, ये दोनों ज्यादा है। जिसकी अच्छी है उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन सिलेबस को जल्दी समेटने के लिए आप क्या करें, पहले बायोलॉजी में जो एक श्वसन तंत्र वाला है ना, और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको जल्दी से आप कर लें। इन दोनों को टॉपिक को बढ़िया पढ़ ले, क्योंकि ये आपके शरीर के अंग है, तो पढ़ने में आपको मजा आएगा। फिर इसमें आप आते हैं तो कोशिका वाला और एक है ना, सॉरी मिस हो गया मुझसे, ओके। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में आएंगे तो प्रकाश का परावर्तन, जो आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है, आप अपवर्तन, परावर्तन आप समझते हैं। फिर बल, गति और छोटा मोटा इसका मतलब आप देखते हैं, तो इस सिलेबस को आप पूरा करने में सक्षम होंगे। जल्दी से जल्दी इसको निपटा देना है। एसएस की बात करें, इसमें बहुत कुछ है, मुगल साम्राज्य है। देखिए मैं थोड़ा वीडियो बनेगा तो बढ़ेगा, लेकिन जानकारी पूरी आप तक पहुंचा देता हूँ। मुगल साम्राज्य आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस अकेले को पढ़ने के लिए कम से कम 150 घंटे लगते हैं, तो आपको उसको नहीं करना है, सिर्फ आपको कहीं से एनसीईआरटी से मिलता है तो इसको उठा देना है। भारतीय संविधान भी ऐसा ही है, जो पढ़ना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए है, जो स्किप करना चाह रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको भी बस एक टॉपिक देखना है, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और जो भी है, बाकी सारी आपके जीके में क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरे सब्जेक्ट की जो आपको कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद साइको प्लस टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी के लिए आपको अब कुछ नहीं करना है, एक तो आपको ध्यान रखना है बुद्धि, इंटेलिजेंस, बाल विकास और अधिगम, ये आपके पूरा 80% सिलेबस यहाँ लिख दिया है। बाकी समायोजन, एडजस्टमेंट के कुछ तरीके हैं, फिर अभिप्रेरणा है ना, कुछ शिक्षा, मनोविज्ञान है, तो ये आपको सबसे फर्स्ट करना है, फर्स्ट में इनको दोहरान कर लेना है, तब आपका सिलेबस जल्दी समेटा जाएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके 70 से 80% आएंगे। उसके बाद टीचिंग मेथड की बात करें, टीचिंग मेथड में आपको क्या करना है, देखिए मूल्यांकन, इवेल्यूशन, उपचारात्मक शिक्षण,
और निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोसिस, रिमेडियल और इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हैं। और एक इसमें सहायक सामग्री, एक बार लिख देता हूं मैं, आप सोचेंगे सर आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, वीडियो समझ नहीं आ रही है। सहायक सामग्री और बाद में विधियां, ये जो साथियों जितने टॉपिक लिखे ना मैंने यहाँ पर, ये सभी शिक्षण विधियों में सेम है, लगभग ये तो सेम है, ये भी है, ये भी है, विधियां कुछ अलग हो सकती है। उसके बाद एक टॉपिक बचता है उपागम वाला और कुछ प्रयोग अनुप्रयोग वाला, है ना। ये दो टॉपिक सब में अलग से पढ़ने हैं और बाकी सारा मैटर आपके सेम है। तो देखिए टीचिंग मेथड में आप अगर मूल्यांकन इनको एक जगह से तैयार करते हैं तो भी अच्छा, इन टॉपिक्स को आप साइकोलॉजी से तैयार करते हैं फिर भी अच्छा, और ये दो ही आपको अलग पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इनको बढ़िया से किसी बढ़िया राइटर की बुक से लेकर आप इनको एक एक कर करके याद कर लीजिए, और फिर उपागम ये कर लीजिए। शिक्षण विधि साइकोलॉजी में आपको कहीं समय लगने वाला नहीं। इसका मतलब आपने बड़ी ये कहानी आपने समझ ली है कि हमने जल्दी सिलेबस समेटने के तरीके को देखा है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसमें आपका एक प्रश्न और बनेगा कि सर जब साइकोलॉजी टीचिंग मेथड हमने पढ़ रखे हैं तो हम समेटने इनको जल्दी समेटे या नहीं समेटे। आप इसको अभी थोड़े दिन रेस्ट दे सकते हैं। अभी आप सबसे ज्यादा राजस्थान जीके, विद्यालय विषय और आरटी शैक्षिक प्रबंधन पर फोकस करें, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्नों के बनने की संभावनाएं ज्यादा है। जो पार्ट बी है आरटी शैक्षिक प्रबंधन करंट और जीके वाला, सॉरी जीएस में जो कुछ पार्ट है प्रमुख अनुसंधान वगैरह, तो उस वाले पार्ट में से कितने प्रश्न आएंगे कोई फिक्स नहीं है। ऑल ओवर 40 है, जीके जीएस से ज्यादा आ सकते हैं, शैक्षिक प्रबंधन से कितने आ सकते हैं किसी को पता नहीं है। तो आप सभी इस जानकारी को देख चुके हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपको कुछ सीख मिलेगी, ये भी हमें लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब अंत में बात करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो डिमोटिवेशन की ओर बढ़ते हैं कि हम इतिहास को ले रहे हैं, हम भूगोल को ले रहे हैं, हमारा सब मिक्स हो रहा है और हम सब बहुत घबराए हुए हैं। देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, उस दिन में और आज दिन में बहुत फर्क है। आज मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ा हूं, उस दिन मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी था, और विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में बहुत शंकाएं थी। कैसे सिलेबस को पूरा करूं, इस सिलेबस को पढ़ूं तो पीछे वाला भूल जाता हूं, एक कदम आगे लेता हूं तो पीछे कदम रखने की जगह नहीं रहती। ऐसी ऐसी दुविधाएं मेरे साथ थी। आप भी इसको घबराए नहीं, डिमोटिवेशन आप होंगे, मैं निश्चित कहता हूं, और मेरे इस कहने के बाद भी आप 5 मिनट मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन आगे मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको बताता हूं, मोटिवेशन का सबसे सस्ता साधन अगर आपको बता दूं तो आपके माता पिता हैं। अगर आपको कभी भी लगता है कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है या फिर मेरा क्या होगा, तो आप अपनी माता या पिताजी से पूछ लीजिए कि मेरा क्या होगा। वे जो जवाब देंगे, भले ही वे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका जो जवाब होगा वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो ऐसा जवाब, भगवान की वाणी है, वो आपके लिए ऐसी वाणी निकलेगी कि आप निश्चित ही सफलता की ओर बढ़ेंगे और आपका डिमोटिवेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। किसी के कहने से या किसी एजुकेटर के या यूट्यूब से कहने से डिमोटिवेशन खत्म नहीं होता। डिमोटिवेशन को खत्म करने के लिए आपको अपनों के पास जाना चाहिए, और मैं भी यही कहता हूं आपको, आप अपनों के पास जाइए और डिमोटिवेशन को खत्म कीजिए और वापस अपने जुड़ जाइए तैयारी पर। सिलेबस को कैसे जल्दी समेटे ये तरीके मैंने आपको बताए। भूगोल में ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजों में ध्यान रखना है। और अंत में आपके मोटिवेशन के लिए मैं एक स्टोरी बताता हूं कि जो बॉइलिंग फ्रैग की होती है, कि जब एक मेंढक को हम किसी बाल्टी में किसी पानी में डालते हैं तो हम उसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेंढक क्या उसमें एडजस्टमेंट करता है कि 5 डिग्री हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मेंढक उसको एडजस्ट करेगा, 10 डिग्री बढ़ाएंगे फिर भी वो उसको एडजस्ट करेगा, फिर हम उसको जब 50 से 100 डिग्री तक ले जाएंगे तो मेंढक की त्वचा गलकर वो जलकर राख हो जाएगी। तो वो मेंढक क्या है, एडजस्टमेंट करता है। तो आपको अपने जीवन में इसी प्रकार के एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, एडजस्टमेंट से बाहर निकलना है। और ऐसा नहीं कि आज ये हो गया तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, आज ये हो गया तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, आपको एडजस्टमेंट की दुनिया से बाहर आना है, अपने सपनों के लिए कुछ त्याग करना है और त्याग के साथ साथ अनुशासित रहना है, तभी आप निश्चित सफलता की ओर बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है। और आप सभी के लिए ऐसे कुछ कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।